हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में रेलवे एग्जाम 2025 में टीसीएस द्वारा जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही इस टाइम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए जो 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जितने भी अभी तक 2025 में टीसीएस ने रेलवे के परीक्षा में सवाल पूछे हैं, तो उन्हीं सवालों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं। एक एक सवालों को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो आज के एक और क्लास में टोटल 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी को इस क्लास में जो टारगेट हम देंगे उस टारगेट को पूरा करना है। 70 क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। तो आपको यही देखना, यदि आप भी पहली बार ग्रुप डी या रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप देखेंगे टीचर्स किस लेवल पर और किस पैटर्न पे सवाल पूछते हैं और उन्हीं लेवल और उन्हीं पैटर्न पे सारे सवालों को पढ़ना है। ओके, तो ये क्लास आपको एक आइडिया देगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आप जरूर हल करिएगा। जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सबसे पहले ट्राई करिए कि हम उसका जवाब दें, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। तो देखेंगे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता हैं? बताइए, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता हैं? तो याद रखिएगा, बांग्ला के लोग सबसे अधिक वक्ता हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? बताइए, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय कौन सा नहीं है? तो देखेंगे साथी, जो नगर पंचायत है ये तो शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय है, नगर पालिका भी है, नगर निगम भी है, लेकिन दोस्त मेरे जिला पंचायत नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बौद्ध मंदिर है? बताइए, भारत में एक बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो सर जी, महाबोधि मंदिर है, जो कि भारत में एक बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो साथ ही याद रखिएगा, भाग 3 में की गई है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में पुलिकली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? बताइए, किस त्यौहार में पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? तो याद रखिएगा, ओणम त्यौहार में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। माओ सिनराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह किस पहाड़ी में स्थित है? बताइए, माओ सिनराम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ पर स्थित है, किन पहाड़ियों में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्त मेरे खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। ये खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्त मेरे मेघालय राज्य में स्थित है। ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? बताइए, संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है जो कि किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है? बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कॉल करिए। सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? बताइए, सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो दोस्त मेरे 1/3 यानी 1/3
तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? बताइए, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो सर जी ये तो पारसी समुदाय से संबंधित है नवरोज त्यौहार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह ये किस शहर में स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सहायता संबंधित है? ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो कि नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्त, भाग 4A में है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1910 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? अनुच्छेद 279A किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करिए। मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाए जाते हैं? बताइए, किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाए जाते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा नागालैंड राज्य में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी व जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 लगाता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? बताइए, भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये सर जी पहला मौलिक कर्तव्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? असम राज्य में खोजा गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जैविक आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि अपशिष्ट है? बताइए, कौन सा कृषि अपशिष्ट है? तो दोस्त मेरे याद रखिए भूसी, जो कि कृषि अपशिष्ट है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के कर्तव्यों से अधिग्रहित किया गया है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से उल्लिखित नागरिकों के कर्तव्य से अधिग्रहित किया गया है? तो याद रखिए यूएसएसआर से, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से। इसका पूरा नाम क्या है? सोवियत संघ जिसे आप बोलते हैं, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यूएसएसआर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 23 नंबर को। भारत में क्रेडिट नियंत्रण का कार्य कौन करता है? बताइए, भारत में क्रेडिट नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान क्या है? बताइए,
2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामलों में तेलुगु का स्थान क्या है? तो सर जी चौथा स्थान है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी 2022 में ही स्टार्ट किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन काल क्या था? बताइए, टाइम पीरियड बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो सर ये तो भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ तो 2017 में समाप्त हो गया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 27 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वक्र के साथ स्थिर रहता है? कौन सा अधिनियम वक्र के साथ स्थिर रहता है? तो उपयोगिता रहता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कौन सी नदी अपने बार बार बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनता है? तो आप जानते हैं साथी, बिहार का जो शोक नदी है उसका नाम क्या है? कोसी नदी है, जो कि बार बार बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनता है। यही तो भाई अधिक तबाही लाता है बिहार में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथ ही याद रखिए 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। पोप ने मदर टेरेसा को किस वर्ष में संत घोषित किया? पोप ने मदर टेरेसा को किस वर्ष में संत घोषित किया था? तो साथ ही याद रखिए 2016 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार वसंत का त्यौहार है? बताइए, गोवा में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार वसंत का त्यौहार है? तो याद रखिए शिग्मोत्सव है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 84 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33। भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? बताइए, भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1951 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय किस शहर में स्थित है? श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। यजुर्वेद कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? बताइए दोस्त, कोई नाम जानता हो? शुक्ल और कृष्णा बता सकते हैं? शुक्ल और कौन? कृष्ण। याद रखिएगा डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी पंजाब में बहती है, ब्यास नदी भी, रावी नदी, लेकिन ब्राह्मणी नदी ये पंजाब में नहीं बहती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्त मेरे भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बताइए। संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं सर, ये तो कानून का अधिकार बन चुका है। यानी इस सवाल का तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। जैन धर्म के तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, यानी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे भाई महावीर जी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? तो साथ ही लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा। यदि आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, तो जैसे ही क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके। अनाईमुडी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, अनाईमुडी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। हैदराबाद में स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हैदराबाद में स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्त मेरे 1958 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताइए, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो सर जी 1969 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सर जी ये नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। भारत में किस तारीख को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथी भारत में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है किस तारीख को? तो सर जी 31 अक्टूबर को। भाई आने वाला है 31 अक्टूबर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए? बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए? पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 तक स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखिएगा। तो इसमें कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो 5। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो याद रखिएगा ट्रोपोपॉज करता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 111 में। ऑप्शन भी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्त मेरे 1970 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो सर जी राजा राम मोहन राय जी थे आत्मीय सभा के संस्थापक। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भाई स्वतंत्र भारत के पहले? तो याद रखिए आर.के. षणमुगम चट्टी, यानी आर.के. षणमुखम चट्टी थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है?
बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो सर ये अनुच्छेद 243 ए है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे आपका पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो याद रखिएगा आपको यदि एक सीट लेनी है और 32,438 में एक सीट लेनी है तो कम से कम आपको 1,10,00,000 स्टूडेंट से आगे होना पड़ेगा। उसके अभी तक देखिए सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट तो वैसे आ चुका है, एक तरह से ये खारिज भी हो चुका है जो 17 नवंबर, लेकिन साथ ही 30 अक्टूबर को तो मालूम होने वाला है, क्योंकि उस दिन दिल्ली की कैट में सुनवाई होने वाला है, तो उसी दिन आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है मेरे दोस्त। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को शामिल करने की सिफारिश की थी? बताइए स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में किस विशेषता को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है जो पूरे राज्य में मनाया जाता है? बताइए उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करता है जो पूरे राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? तो बाली यात्रा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। जैन धर्म में जीवन के 5 नियमों में से निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिग्रहण न करना का अर्थ रखता है? जैन धर्म में जीवन के 5 नियमों में से कौन सा नियम अधिग्रहण न करना का अर्थ रखता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अपरिग्रह। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वर्धा में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का नेतृत्व कौन करता है? बताइए मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो सर ये प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। 61 कॉल करिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो सर जी प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व तो सरपंच साहब तो एक ही होते हैं, 2 तो होते नहीं भाई। क्या आपके गांव में 2 हैं कि 1 है? बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। डैश पश्चिमी तट पर पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच भूमि का केंद्रीय विस्तार बताइए। तो याद रखिए दोस्तों कन्नड़ मैदान, ये पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भूमि का केंद्रीय विस्तार है। बी ऑप्शन कन्नड़ मैदान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 63 को। भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में कालागार ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? बताइए भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में कालागार ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये कोलकाता शहर में घटी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कॉल करिए। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसको बचाना चाहती थी? 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं किसको बचाना चाहती थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए एक नवीकरणीय संसाधन को। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मौजूद है? सर जी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद होता है? बताइए देखिए। तो सर जी बाघ होता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना गया? तो संत थॉमस को। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 67 को। अरबारी वन किस में स्थित है? अरबारी वन किस में स्थित है? तो ये मिदनापुर में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? बताइए किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए WBC को यानी व्हाइट ब्लड सेल को। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69।
किसके प्राणी अचल होते हैं? बताइए, किस समूह के प्राणी अचल होते हैं? तो भाई याद है कि पोरीफेरा के प्राणी अचल होते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमिक रूप में जाना जाता है? तो साथ ही इस बार जीके साइंस में हमें पूरे 45 के 45 क्वेश्चन सही करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमिक रूप में जानते हैं आप लोग? तो दोस्त मेरे याद रखिए कार्ल लिनियस को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है? बताइए कौन? तो दोस्त मेरे याद रखिए CaO, भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बताइए एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? बताइए कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सल्फर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। एक वस्तु की किसके साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? एक वस्तु की ऊंचाई के साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 का बताइए राइट आंसर। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? भाई यदि आप किसी पे बल लगा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कम है तो दाब क्या होगा? भाई जब एरिया कम होता है, आप जब किसी पे बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? अधिक होगा कि नहीं? अधिक हो जाएगा भाई। बिल्कुल, कोई छोटा सा चीज़ है, आप इस पर बल लगा रहे हैं, इसके एरिया कम है तो इस पर अधिक बल लगेगा आपका कि कम लगेगा? अधिक लगेगा ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कॉल करिए। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है वो कौन सा है? कौन सा मोटर या जनरेटर या सेल या कुकर है? तो सर वो तो सौर सेल है जो कि विद्युत में परिवर्तित करता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 77 को। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो मोम का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 78। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए H2 गैस मुक्त होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? कैवेलियर स्मिथ ने जीवों कितने जगत में वर्गीकृत किया? तो सर जी 6 जगत में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को किस रूप में जानते हैं? तो याद रखिए वर्गीकी के जनक के रूप में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में कितने कौन मौजूद होता है? न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में कौन मौजूद होता है? कौन सा तत्व है? तो सर ये हाइड्रोजन यानी H मौजूद होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। एक का तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। तत्व की पहचान करिए। 2 + 6 कितना होता है? 8। 8 का मतलब 8 दूना 16 यानी ऑक्सीजन हो जाएगा भाई। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो क्या विद्युत धारा के ताप पर प्रभाव पर आधारित होता है? तो दोस्त मेरे याद है कि विद्युत हीटर होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84। किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? बताइए किसको एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं? तो याद रखिए उत्तल दर्पण को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताइए आज की इस क्लास का। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता O होती है यानी 0 होती है? बताइए निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता 0 होती है? तो दोस्त मेरे याद है कि हीलियम की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यह टोटल 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी का टोटल 85 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए सभी दोस्त फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे।
तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप टोटल 85 के 85 क्वेश्चन तैयार भी किए होंगे। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। यदि दोस्त मेरे किसी प्रकार का आपको दिक्कत या डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। सुबह 8 बजे क्लास हो चुकी है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। जितनी भी क्लास आती डेली अप टू डेट होता रहता है। नंबर 1 उसको प्लेलिस्ट बनाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और डेली क्लास ले लीजिए। और एक शाम को 6:30 पर एक नए क्लास आएगी, वो क्लास आपको जरूर अटेंड करना है, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। और भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।